नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज फिर से मैथ्स विद सुड के एक नई क्लास में। आज मैं ग्रेड 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, बहुत ही धीरे पढ़ाऊँगा। मेरी क्लास में रूहानी मौजूद है, एक ही स्टूडेंट है, पर मैं कोशिश करूँगा कि मेरे यूट्यूबर्स भाइयों बहनों के लिए भी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इस टॉपिक को बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से समझाऊँगा। नोट करना, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। द टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स। हेडिंग डाल दो आप सब लोग। तो रूहानी बेटा, सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स जानने से पहले हम चलते हैं अलजेब्रा की तरफ। एक टॉपिक आता है अलजेब्रा, जो कि आपने 6th में, 7th में और 8th में पढ़ा था। और इस अलजेब्रा के अंदर हमने एक अल्फ़ाबेट रखा था, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, वेरिएबल्स जिसको हमने बोला था वेरिएबल। क्या बोला था? वेरिएबल्स मैं एक एक करके सब चीज़ों पे समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। जब हमने अलजेब्रा पे एक ऑपरेशन किया, ठीक है, मैंने ऑपरेशन किया अलजेब्रा पे, ऑपरेशन ऑन अलजेब्रा। तो मैंने जैसे ऑपरेशन किया बेटा, मैंने उस वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या मैंने उस वेरिएबल में 2 ऐड कर दिया, या उस वेरिएबल को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसमें 2 घटा दिया। तो ये जो या ऑपरेशन बने, इन ऑपरेशंस को हमने बोला बेटा एक्सप्रेशन। क्या बोला? एक्सप्रेशन। ये आप साथ साथ लिखते भी जाना, ठीक है। तो या सबसे पहले हमने पढ़ा अलजेब्रा 6, 7, 8, 9 में। फिर हमने उसमें ऑपरेशंस को पढ़ा। फिर जो ऑपरेशंस हुए उसको हमने बोला एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद एक नया टर्म आया बेटा, वैल्यू। क्या आया? वैल्यू। जैसे मैंने बोला, अगर x को मैं 1 रख दूं तो 2x क्या हो जाएगा? आपने बोला सर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। मैंने बोला बेटा, अगर मैं x को 3 रख दूं तो 2x क्या हो जाएगा? आपने बोला सर 2x हो जाएगा 2 इंटू 3। एक्स का मतलब मल्टीप्लाई में, तो आंसर हो जाएगा 6। तो यानी जो हमें वैल्यू मिली, उस वैल्यू को हमने डिनोट किया बेटा y से। किससे डिनोट किया? y वाई। से। और जब हमने y इज इक्वल टू 2x लिख दिया तो ये एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई ये? इक्वेशन। इक्वेशन में 3 चीज़ें होती हैं। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वालिटी का साइन होता है, और राइट हैंड राइट हैंड साइड होता साइड। है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ मिस है तो इसका मतलब वो इक्वेशन नहीं है। नहीं है। वेरी गुड, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया। अब इसके आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि इस इक्वेशन में अगर मैं वेरिएबल्स की संख्या को काउंट करूं, तो मैंने बोला एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो या सबसे पहले हम इसी के और टर्म्स को समझते हैं। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा बेटा 2x माइनस 3। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 2 क्या है, तो आप बोलोगे 2 इज कोफिशिएंट। क्या बोलोगे? 2 इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स। अगर मैं पूछूंगा -3 क्या है, तो आप बोलोगे सर -3 है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अगर मैं पूछूंगा मुझे इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो नंबर ऑफ टर्म्स बताने के लिए बेटा हम देखते हैं कि प्लस साइन के हिसाब से कितने टर्म्स हैं। तो पहला टर्म है बेटा 2x, दूसरा टर्म है -3। ये 2 टर्म्स है। और हमने ये सीखा था कि हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। एडेड। और जब हम लाइक टर्म्स को ऐड करते, लाइक टर्म्स मतलब जैसे x, 2x, 3x, ये सब क्या है? लाइक टर्म्स है। तो जब मैं या इनको ऐड करूंगा x प्लस 2x प्लस 3x, तो असल में मैं इसके पहले का कोफिशिएंट ऐड कर रहा हूँ। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। अगर मैं पूछूंगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आंसर आएगा 1। देखने में 3 लग रहे हैं पर तीनों एक ही टर्म है, लाइक टर्म्स है। ओके। लाइक टर्म्स ऐड करके आंसर बताते हैं। जब भी हम पूछते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन, हम अनलाइक टर्म्स की बात कर रहे हैं। किसी ने एक एक्सप्रेशन दे दिया 2x,
प्लस 3 माइनस 4x प्लस 6। पूछा कितने टर्म है, कोई बोल देगा 4, 4 तो नहीं है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2x। 3 प्लस 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो कितने टर्म्स हुए, 2 2 टर्म्स। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने कोफिशिएंट देख लिया, कांस्टेंट देख लिया, टर्म्स सीख लिया। टर्म सीखने के बाद हमने, अब मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या सीखा बेटा, एक्सप्रेशन। ध्यान देते रहना। एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या सीखा, एक वेरिएबल था और क्या था, एक कोफिशिएंट था कि नहीं? हाँ उसके बाद हमने क्या सीखा, कांस्टेंट था। फिर हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में समझा। हाँ और जब मैं टर्म्स की बात करूंगा तो अनलाइक टर्म्स की बात करूंगा, ठीक है? इसके बाद एक आता है डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री ऑफ, या इक्वेशन बोल दें या पॉलिनोमियल बोल दें। तो जब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर होता है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट इज, एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, ऑपरेशन ऑन वेरिएबल, ऑपरेशन ऑन वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है? अब अगर मैं पॉलिनोमियल का नामकरण करूं, क्या करूं, नामकरण। तो नामकरण बेटा 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2। और इसको हम समझेंगे। सबसे पहले होता है बेटा डिग्री के आधार पे। किसके आधार पे? डिग्री। और दूसरा होता है टर्म्स के आधार पे। सबको समझेंगे बेटा। डिग्री के आधार पे अगर उसमें 1 है, डिग्री 1 है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो बेटा हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री 3 है तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक। एग्जाम्पल से समझते बेटा। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा x प्लस 2, हाईएस्ट पावर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर। हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर क्या है बताओ, इस वाले केस जो हमें में x की पावर क्या है, 1 ही तो है। तो अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर। अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर 2 है, जैसे मैंने लिखा x² प्लस 3x प्लस 3, तो इसमें पावर क्या है, 2, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक। अगर मैंने लिखा होता मान लो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 3, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 3 से ज़्यादा हो तो, मान लो 4 हो तो हम इसको बोलेंगे बेटा बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ क्वाड्रेटिक तक है, क्यूबिक थोड़ा बहुत है, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक तक तो आप कभी जाओगे ही नहीं। आपका काम सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? अब आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो हम क्या बोलते हैं उसको, मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है तो हम बोलते हैं बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स यदि 3 हैं तो हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और 3 से ज़्यादा हैं तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये सारे हैं, मतलब पॉलिनोमियल ये सारे ही आते हैं, लेकिन उस पॉलिनोमियल के अंदर भी कैटेगरी है, डिग्री के आधार पे, टर्म्स के आधार पे। डिग्री के आधार पे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर टर्म्स के आधार पे अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल। एक ही टर्म, जैसे मान लो हमने बोला x²। बाइनोमियल में 2 टर्म होने चाहिए, x प्लस 2। ट्राइनोमियल में 3 होने चाहिए, हमने लिखा x² प्लस x प्लस 3
पॉलिनोमियल्स मतलब 3 से ज़्यादा टर्म। वैसे 2 टर्म वाले को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, 3 को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा वाले को तो पॉलिनोमियल बोलते ही बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? या कोई डाउट क्या आपको? नहीं। अब पॉलिनोमियल में एक बात खास होनी चाहिए, स्टार बना के लिख लो। द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स, द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ all variables must be a whole number। वो एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब अगर मान लो किसी की पावर 1/2 है, जैसे मैंने बोला √x + 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो x की पावर है ये क्या है, 1/2। लेकिन अगर मैंने बोला x² + 2, ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि x की पावर क्या है, 2। इसी तरीके से मैंने बोला 1/x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? आंसर है नहीं, क्योंकि x की पावर क्या है, x की पावर है -1, नेगेटिव नंबर। जब भी x की पावर किसी पॉजिटिव नंबर या होल नंबर के बराबर होगी, वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स ले लो, अगर एक भी वेरिएबल ऐसा निकल गया जिसमें पावर आपकी नेगेटिव नंबर है या स्क्वायर रूट है या इस तरीके की पावर है जो कि होल नंबर नहीं है, तो हम उस नंबर को बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी एक्सप्रेशन, सबसे बड़ा होता है एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल है जब उसके हर एक वेरिएबल, आई रिपीट, जब उसके हर एक वेरिएबल की एक्सपोनेंशियल पावर एक होल नंबर है। क्लियर होगी? पॉलिनोमियल को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, डिग्री के आधार पे, टर्म्स के आधार पे। डिग्री के आधार पे 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। हमने एक्सप्रेशन सीखा, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल पावर, हमने सब चीज़ें लगभग सीख ली। अब वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन देखते हैं बेटा। अगर मैं x + x करूंगा तो आंसर आएगा 2x, लेकिन जब मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा बेटा x²। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है, पावर ऐड होती है। जब हम ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है। क्लियर है? या ओके, आई होप मेरे यूट्यूब के प्यारे बच्चों को भी सब चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखें और हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और मेरे यूट्यूबर्स के लिए भी पूछ रहा हूँ, आप लोग चाहे तो पॉज कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल लिखूंगा, आपको मुझे बताना है कि वो लीनियर है। पहले डिग्री के आधार पे बताना है आपको, और उसके बाद टर्म्स के आधार पे बताना है। ठीक है? ऑलराइट। वेरी गुड। तो एक छोटा सा हम गेम खेलते हैं ताकि मुझे लगे कि जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को समझ में भी आ गया है। चलो बेटा, पहला मैं लिख रहा हूँ ध्यान से, x + 2, बताओ इसको क्या बोलेंगे? लीनियर। वेरी गुड। और अगर मैं बोलूँगा टर्म्स के आधार पे बताओ तो? बाइनोमियल। ओके, मुझे बताओ बेटा x³ + x²। ये होगा क्यूबिक। ओके। एंड मोनोमियल। बाइनोमियल बेटा। बाइनोमियल, ओके। सो लाइक पावर्स ऐड नहीं होती। पावर्स तो अभी बताया था, पावर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है, एडिशन में ऐड नहीं होती। या ओके। y² + x। ये होगा क्वाड्रेटिक। ओके। एंड बाइनोमियल। वेरी गुड। अब बताओ बेटा 2x + 5x² + 7x। क्वाड्रेटिक। ओके। एंड नो, बाइनोमियल। वंडरफुल। ठीक है, अब हम सीखेंगे बेटा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। हाँ। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन पे चलते हैं।
और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे चलते हैं। आप लिखते जाना मेरे साथ साथ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म मतलब कि उसमें उसके उस कटघरे में हम सभी को खड़ा करते हैं, कोई छूटने ना पाए। तो अगर मैं बोलूँ x+3 तो आप बोलोगे सर हमेशा x में 3 जोड़ेंगे क्या? आप बोलोगे सर कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं। तो कोई भी नंबर मतलब वहाँ पे एक और वेरिएबल लिख दूंगा। समझ में आया कि नहीं? फिर आपने बोला सर x हमेशा अकेला ही होगा क्या? इसके पहले 2 भी तो हो सकता है। तो बोला 2 ही हो सकता है क्या? आपने बोला कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ax कर दिया, यहाँ पे b कर दिया। तो जनरल फॉर्म ऑफ, अगर मैं पूछूं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उस वन वेरिएबल में उस वेरिएबल के पहले एक कांस्टेंट होगा ही होगा, और उसके बाद एक कांस्टेंट अलग से होगा ही होगा, और फिर ये किसके बराबर होगा? 0। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। लिखते जाओ। समझ में आया कि नहीं कैसे आता है? इसके बाद है बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब कि आपने बोला सर ax हो सकता है, एक और वेरिएबल यानी b के साथ y हो सकता है, प्लस c इज इक्वल टू 0, एक कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है बेटा, क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर होगा। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला हो सकता है। फिर आपने बोला सर इसमें एक्स का टर्म भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो एक्स के पहले बी डाल दिया। बिना एक्स का टर्म भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है? इसी पैटर्न को देख के अगर मैं आपसे पूछूं क्यूबिक इक्वेशन का क्या होगा बेटा, ध्यान से सोच के बताओ। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ जैसे x था, फिर एक्स स्क्वायर था, अब क्या हो जाएगा? ax क्यूब। फिर अब एक्स स्क्वायर से x पे आए तो इसमें क्या आएंगे? by bx स्क्वायर। bx स्क्वायर। फिर cx इक्वल्स टू 0। नहीं, d भी तो आएगा बेटा, एक कांस्टेंट भी तो आएगा। पावर देखो 3 से 4 से 2 से 1 ऐसे घट रही है ना। अगर मैं पूछ लूँ बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक का क्या होगा बेटा? सबसे पहले ax टू द पावर 4, फिर a के बाद b आ जाएगा x की पावर 3, फिर c x की पावर 2 पावर 2 dx पावर 1 प्लस e इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो जनरल फॉर्म समझ में आया। खाली इसको छोड़ दो अगर, तो बाकी सब में एक पैटर्न बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ax टू द पावर 4। लेकिन एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बीच में आ गया। तो जब दो वेरिएबल आया तो ax प्लस b की जगह पे हमने by लिख दिया और साथ में एक c भी लगा दिया कि भैया एक कांस्टेंट भी तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? या जनरल फॉर्म समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा यहाँ से हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस में सबसे पहले हम लीनियर का जीरोस फाइंड करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बेटा क्या होती है इक्वेशन? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है? किसी ने बोला जीरोस मतलब बेटा वो नंबर जिसपे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जिसपे इसकी वैल्यू 0 हो जाए। 0 हो जाए। बहुत आराम से मिल जाएगी बेटा, ध्यान से देखना। अभी मुझे अगर इसको 0 बनाना है, मुझे अगर इस पूरे सिस्टम को 0 बनाना है, तो पहले ध्यान से देखना बेटा। अगर मान लो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो मुझे अगर b में मैं क्या घटा दूं कि 0 हो जाए? b में क्या घटा दूं कि 0 हो जाए? तो आप बोलोगे सर माइनस बी, है ना? b में अगर मैं माइनस बी ऐड कर दूं तो ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। लेकिन आपने बोला सर a भी तो है, तो a का क्या कर दूं कि वो डिवाइड हो जाए, 1 बन जाए। तो a को a से डिवाइड कर दूं, यानी x की कौन सी वैल्यू पे 0 बनेगा? माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू पूछूंगा तो क्या होगा, b पहले उधर चला जाएगा -b और a नीचे आ जाएगा तो -b/a। जैसे किसी ने पूछा 2x + 3 x की किस वैल्यू पे 0 होगा, तो आप क्या बोलोगे, -3/2। 2. कैसे, इस 2 से ये 2 कैंसिल होके 1 बन जाएगा और -3 और +3 मिलके क्या बन जाएंगे, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ. फटाफट से एक इक्वेशन दे रहा हूँ, उसका 0 फटाफट से बताना, देख के ही बताना, करके नहीं। 2x - 4 बताओ क्या आएगा, -4/2. -4 तो पहले से ही है, उसका जब माइनस करोगे तो +4/2 हो जाएगा ना। Okay, yeah. तो 4/2 कितना होता है, 2। और ध्यान से देखो, मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो 2 2 जब 4 - 4 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वो वैल्यू जिसपे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। तो हमने देखा कि ऐसा फाइंड करने का सिंपल तरीका होता है, वन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या होता है, क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है। Yeah. अच्छा, क्वाड्रेटिक को हम बाद में देखेंगे, क्वाड्रेटिक को हम बाद में देखेंगे जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहुंचेंगे। Okay. क्वाड्रेटिक को भी देख लेते हैं, देख सकते हैं हम लोग ध्यान से, पर अभी उसके पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को समझते हैं बेटा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है हमारी, ax + by + c = 0। ठीक है। अब इसमें x की एक वैल्यू पे ये पूरा 0 तो बनेगा नहीं, क्योंकि y भी तो है इसमें। तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, पहले तो ये समझो कि ax + by + c = 0 ये है क्या, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये, Straight line. ये बात आपको पता थी क्या, आपने अभी बोला. मेरे यूट्यूबर्स भाइयों को भी शायद पता हो, पर अगर नहीं पता थी तो अच्छी बात आपने समझ लिया। ax + by + c = 0 एक स्ट्रेट लाइन है। और अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, Straight line. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा आपको। स्ट्रेट लाइन से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो थोड़ी सी ज़रूरी है, इस साल आपके काम भी आएगी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लो ABC एक ट्रायंगल है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे एंगल के साथ वाली साइड होती है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, मान लो ये एंगल A है, एंगल के साथ वाली साइड को बोलते हैं बेस। एंगल के सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड्स को हम बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, Perpendicular. और जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको सबसे बड़ी साइड बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट में अगर पी बी और एच से डिनोट कर दूं, पी बी और एच, तो मेरे पास मान लो 3 साइड से बेटा पी बी और एच। अब मैं अगर इनका रेशियो निकालूं, मतलब लेंथ ऑफ देयर रेशियो, रेशियो ऑफ देयर लेंथ, तो एक रेशियो निकल सकता है बेटा P/B का, निकल सकता है। हाँ. रेशियो चाहिए तो 2 नंबर तो चाहिए। एक रेशियो निकल सकता है P/H का, एक रेशियो निकल सकता है B/H का। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ. 3 रेशियो निकलते हैं, इसको बोलते हैं हम, इन तीनों को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Metric ratios. ट्रिग्नो का मतलब होता है 3 एंगल, 3 मेट्रिक मतलब तीनों एंगल्स का मेजर, और उसका हम रेशियो निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला एंगल जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं tan A। क्या बोलते हैं, NA. टेंजेंट मतलब tan A बोलते हैं उसको। दूसरा वाला जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, लेंथ है ये लेंथ है, याद रखना, जो भी उनकी लंबाई होगी, तो इसको बोलेंगे sin A। क्या बोलेंगे, Sin A. और तीसरे वाले को बोलेंगे cos A, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को cos A बोलेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक बॉल रख दूँ तो ये बॉल नीचे आएगी। हाँ. पर अगर हम पूछें कि भैया 2 ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ।
ये एक और ट्रायंगल ले लिया हाँ और इसमें भी मान लो मैंने A1 B1 और C1 कर दिया और मैंने यहाँ पे भी एक बॉल छोड़ दी। तो मान लो बॉल कौन से ट्रायंगल में ज़्यादा स्पीड से नीचे आएगी, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन स्लोप का अंदाजा आप इसकी लेंथ से नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो क्या? बोलो हाँ कैसे निकालोगे बेटा? मान लो मैं एक ट्रायंगल ऐसा दे दूं, तो इसमें ये लेंथ तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन क्या स्लोप भी ज़्यादा है? ना बात समझ में आ रही है? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आपका स्लोप डिसाइड नहीं कर सकती। ठीक है, अब स्लोप पे फर्क देखो कैसे पड़ता है, ध्यान से देखना बेटा। परपेंडिकुलर से। हाँ देखो, जैसे मान लो अगर मैं स्लोप की बात करूं, जैसे मान लो मैंने एक फिक्स बेस कर दिया, तो जैसे जैसे मेरा परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा मेरा स्लोप बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे परपेंडिकुलर छोटा होता जाएगा स्लोप कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो सिर्फ परपेंडिकुलर से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं क्या? हम बोल दें कि भैया किसका परपेंडिकुलर ज़्यादा है, तभी तुम्हें दिखाता हूँ। एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने, अब इसका परपेंडिकुलर ज़्यादा है पिछले वाले से, तो सिर्फ परपेंडिकुलर से स्लोप बता सकते हैं ज़्यादा है? बताओ। नहीं, स्लोप तो कम है। तो स्लोप किन दो चीज़ों पे डिपेंड बेस करता है? ज्यादा है। हाँ, तो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर और बेस पे। यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता क्या था? tan ऑफ ए या tan ऑफ थीटा। जनरल फॉर्म में हम एंगल क्या लिखते हैं? tan ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो इसको हम बोलेंगे स्लोप। क्या बोलेंगे? स्लोप। तो अब आप एक बात समझ गए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? स्लोप। ठीक है, अब आते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन पे, वापस से चलते हैं स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन की मैंने जो इक्वेशन बताई थी आपको, अब मैं एक नई इक्वेशन बताने जा रहा हूँ और आराम से आपको समझाने भी जा रहा हूँ। और समझना बेटा, हमारे पास दो एक्सेस होती है, अगर आपको याद हो दो एक्सेस होती है, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ओके। जब भी हमारे पास एक इक्वेशन होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यह है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ ये भी होती है, ध्यान रखना। इसी का एक और रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सी उधर चला गया, तो ये भी होती है, ये भी होती है, पर हम समझना यहां से शुरू करेंगे और मैं आपको फिर यहां पे समझाऊंगा कि कैसे बनता है। आ रही बात पकड़ में? हाँ याद करो, मैंने आज की क्लास के शुरू में बताया था एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू किस पे होती है? हर एक एक्स पे अलग अलग होती है। तो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है, तो उस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो उसके पहले जरूरी तो नहीं है कि कोई नंबर वन ही हो, कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमने उसको डाल दिया m, और कोई भी नंबर उसमें ऐड हो सकता है, तो उसको हमने डाल दिया c। m को हमने बोला बेटा स्लोप। क्या बोला? स्लोप। और c होता है बेटा हमारा वर्टिकल ट्रांसलेशन, या हम बोल सकते हैं इसको y इंटरसेक्शन। समझो इन बातों को। सबसे पहले इक्वेशन बनाता हूं मैं y इज इक्वल टू एक्स। क्या बना रहा हूं? y इज इक्वल टू एक्स। इस इक्वेशन को देख के मुझे बताओ बेटा m कितना है? कंपेयर करो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। मुझे बताओ x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, इस इक्वेशन में? एम। नहीं, m तो जनरल है। y इज इक्वल टू एक्स में क्या है? x के पहले कौन सा नंबर है? कोई भी नहीं है, वन आएगा। वन आएगा।
अगर मैं सी पूछूंगा तो क्या होगा? 1 सी बेटा 0 है, देखो ना, इसमें कुछ ऐड तो हो नहीं रहा है, हम्म यानी स्लोप कितना है? 1 है। और वर्टिकल ट्रांसलेशन यानी कि वो लाइन जो शिफ्ट हो रही है, वर्टिकल ट्रांसलेशन मतलब ओरिजिन जो होता है 0,0 जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करती हैं, उस पॉइंट से वो लाइन कितना ऊपर उठ गई या कितना नीचे आ गई, उसको बोलते हैं वाई इंटरसेक्शन। 3 बातें फिर से बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले बताया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मैंने बताया कि आपकी बुक में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी एक फॉर्म दे रखा है और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी भी एक फॉर्म दे रखा है, दोनों लगभग सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी वही है, पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम उस तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन को समझते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें y वाई एक्सिस की वैल्यू है, जो भी हम ऑपरेशन करेंगे x पे, m एक स्लोप है, c एक कांस्टेंट है। c जो कांस्टेंट है वो वर्टिकल ट्रांसलेशन है कि y एक्सिस में वो पॉइंट कितना ऊपर उठ गया जब x 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो मुझे बताओ कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि y तो x के बराबर है ना। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 2। अभी मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया है, दिख रहा है आपको? इस ग्राफ में पाया जाने वाला हर एक पॉइंट, इस ग्राफ में पाया जाने वाला हर एक पॉइंट, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, सी हो, चाहे ए हो, चाहे बी, कोई भी पॉइंट हो, वो सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं? वो सारे पॉइंट ये बता रहे हैं कि हर एक x के लिए एक ना एक y एग्जिस्ट करता है। x की हर एक वैल्यू के लिए एक ना एक y एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप पूछूं आपसे, मैंने तो पहले बता दिया 1 है, लेकिन अगर फिर भी इस लाइन का स्लोप पूछूं तो आप ध्यान से देखो बेटा, 1 आएगा ही आएगा। अगर इस यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बना लूँ और मैं पूछूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे 1। मैं पूछूंगा बेस कितना है, आप बोलोगे 1। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर करोगे तो 1/1 यानी 1 ही आएगा। इसी पॉइंट में अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूँ बेटा, मान लो मैंने ले लिया 3 पे, और अब देखो जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, हाँ 3 पे जब मैं पॉइंट लेता हूँ तो जो हमारा ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर पूछा जाए, कोई पूछ ले, तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 3, यानी 3/3 तब भी 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझ में आ रहा है? पक्का? तो अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू एक्स का स्लोप क्या है, आप बोलोगे 1, और मैं पूछूंगा उसका वर्टिकल ट्रांसलेशन कितना है, तो आप बोलोगे सर वो भी कितना है? 1। समझ में आ रही बात? ओके, एक सेकंड रुकना बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बना रहा हूँ। किसका ग्राफ बना रहा हूँ? y इज इक्वल टू 2x। और आप देखना बेटा, जब मैं 2x का ग्राफ बनाऊंगा तो उसका स्लोप पहले वाले से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? अब की बार स्लोप क्या हो गया? 2 हो गया ना। देखना ध्यान से, y इज इक्वल टू 2x, देखो स्लोप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले जो पॉइंट 1,1 पे था वही पॉइंट अब कहाँ हो गया? 1,2 पे। देखो ध्यान से, उस लाइन पे जो पॉइंट आया है, जो पहले 1,1 पे था, वो पॉइंट अब बढ़ गया, 1 यूनिट ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है? जो पॉइंट पहले 2,2 पे था वो अब 2,4 पे चला गया है, यानी लाइन का स्लोप बढ़ गया है। अगर मैं दूसरी वाली लाइन पे बॉल रखूंगा तो ज़्यादा नीचे आएगी, ज़्यादा स्पीड से आएगी। और हम ट्रायंगल बना के देख भी लें बेटा,
किसी भी पॉइंट पे हम ट्रायंगल बना के देखें अगर, और मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताओ बेटा tan थीटा कितना होगा, तो DE अपॉन FE जब आप करोगे तो ऊपर की लेंथ हो गई 4 और इधर की लेंथ हो गई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर एक पॉइंट डबल के तरीके से भाग रहा है कि नहीं भाग रहा? तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि हमें ये समझ में आ गई बात कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ता है, जैसे जैसे कोफिशिएंट बढ़ता है, एक्स का कोफिशिएंट बढ़ता है, हम बोलेंगे उस लाइन का स्लोप भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ओके। तो यानी एक्स का कोफिशिएंट आपको क्या समझा रहा है? स्लोप समझा रहा है। समझ में आ रही बात? अब मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को y इज इक्वल टू एक्स की लाइन को मैं बेटा एक यूनिट ऊपर लेके जा रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और देखना पूरी की पूरी लाइन एक यूनिट ऊपर चली गई कि नहीं गई? जो पॉइंट पहले 0 पे था अब वो 1 पे पहुंच गया, जो पॉइंट पहले 1 पे था वो 2 पे पहुंच गया, जो 2 पे था वो पॉइंट अब 3 पे पहुंच गया। यानी कि पूरी की पूरी लाइन पैरेलल तो जा रही है, लेकिन कभी उसको मीट करेगी क्या? नहीं। कभी मीट नहीं करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें बात समझ में आ गई कि हमारी लाइनें दो प्रकार की हो रही हैं, एक इंटरसेक्ट कर रही है और एक कभी मीट नहीं कर रही है। एक इंटरसेक्ट करती है और एक कभी मीट नहीं करती, यानी पैरेलल होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। ओके। अब एक तीसरे प्रकार की भी लाइन होती है बेटा, वो लाइन मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने तुम्हें बताया कि दो प्रकार की लाइन बताई है। एक तो सबसे पहली लाइन बेटा आपकी कौन सी थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी थी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या खास बात थी बेटा, कि आपका जो स्लोप था वो दूसरे वाले के बराबर नहीं था। दोनों लाइनों का अगर स्लोप अलग अलग है, यानी अलग अलग ढाल है, तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे वो। जो दूसरी प्रकार की लाइन थी बेटा वो कैसी थी? पैरेलल लाइंस। कैसी थी? पैरेलल। पैरेलल लाइंस में खास बात ये थी कि दोनों का स्लोप तो सेम था, लेकिन दोनों का वर्टिकल ट्रांसलेशन अलग अलग था। C1 जो है वो C2 के बराबर नहीं था, है कि नहीं? पहली वाली लाइन में क्या था? C कितना था? 0। दूसरी वाली लाइन में C कितना था? 1। अगर मैं एक लाइन और डाल दूं, x प्लस 2 कर दूं, तो एक ये लाइन और बढ़ जाएगी, एक यूनिट और ऊपर चली जाएगी। देखो ध्यान से, हुई कि नहीं? हाँ। अगर मैं इसको x माइनस 1 कर दूं तो ये नीचे चली जाएगी। जा रही है कि नहीं जा रही? पर ये कभी लाइनें आपस में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इनका ये अलग है, इनका स्लोप सेम है लेकिन कांस्टेंट सब में अलग है। इसमें 0 है, 1 है, 2 है, -1 है। तो जब इस तरीके की नौबत आ जाती है जिसमें हम बोलते हैं कि C1 C2 के बराबर नहीं होगा, तो ये लाइनें कभी आपस में मीट नहीं करेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तीसरे प्रकार की लाइन होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। कोइंसाइडिंग लाइंस बेटा एक के ऊपर एक चलती है, देखने में वो अलग अलग लगती है लेकिन होती एक ही है। तो इस लाइन में क्या होता है बेटा, स्लोप भी सेम होता है और वर्टिकल ट्रांसलेशन भी सेम होता है, पर वो दिखता नहीं है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी बेटा, 2y इज इक्वल टू, पहले मैं सारी लाइनें मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं x प्लस 2 के अलावा एक इक्वेशन और बना रहा हूं, ठीक है? तो मैंने 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 लिख दिया। ध्यान से देखना, 2x प्लस 4। देखो लाइन छुप गई, वो लाइन छुप गई। वो लाइन देखो ध्यान से, ब्लैक कलर में दिख रही है आपको लाइन? रेड कलर कर देता हूँ। अभी देखो ये लाइन दिख रही है। और अगर मैं अगर मैं ग्रीन वाले की बात करूं तो देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है कि नहीं? ग्रीन वाली कौन सी लाइन है? x प्लस 2। x प्लस 2 और 2x प्लस 4 दोनों सेम लाइन है कि नहीं है? एक के ऊपर एक ही है। देखो
हाँ बोलो समझ में आ रहा है? हाँ अगर मैं पिंक हटा दूं तो ग्रीन लाइन दिख रही है, अगर पिंक ले आऊं तो पिंक वाली दिख रही है। इसका मतलब दोनों लाइनों की इक्वेशन तो एक ही है, देखने में अलग अलग लग रही है। कैसे? ध्यान से देखो बेटा, x प्लस टू, ये क्या था? y था। इस इक्वेशन को मैं पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे? 2 से। तो क्या बन गया? 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यही बनेगा। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को वापस 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ही इक्वेशन को आप चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या लिख दिया? 3y इज इक्वल टू, तो 3y, जब x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 3x। ठीक है। और अगर मैं इसमें वापस से 6 ऐड कर दूंगा तो जो लाइन दिख रही है ना पिंक वाली, वो गायब होकर नीचे आ जाएगी। ध्यान से देखना, सॉरी, वो जो ब्लैक वाली लाइन थी नीचे, वो वापस उसमें मिक्स हो गई। दिखाई दे रही है? इसका भी कलर दिखा देता हूँ, ब्लू। देखो दिख रही है ब्लू, यानी ब्लू लाइन और पिंक लाइन और ग्रीन लाइन तीनों सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्रीन लाइन भी x प्लस टू, चाहे 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और चाहे 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, सारी लाइनें सेम है। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोइंसाइडिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसाइडिंग लाइंस। इसमें स्लोप भी सेम होता है, वर्टिकल ट्रांसलेशन भी सेम होता है। अब इसको हम समझते हैं उस तरीकों में। तो बेटा क्या होता है सोल्यूशन? अगर हम एक बात करते हैं, सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। एक इक्वेशन है बेटा, मान लो हमारी y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। ये क्या है? इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन जो है, ये अपने आप में क्या है? स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन पे पाया जाने वाला हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन। करता है कि नहीं करता? मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो जब मैं x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5। तो यानी 1,5 एक पॉइंट होगा इस लाइन पे। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मैं x को 2 रखूंगा बेटा, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि कितना हो गया? सॉरी, 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 7। तो दूसरा पॉइंट मिला बेटा 2,7। तीसरा पॉइंट अगर मैं x को 3 रखूंगा तो y क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 9। तीसरा पॉइंट मिल गया 3,9। अब मैं इसको अगर जोड़ूं, इन सभी पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं, तो सब मिलके क्या बन जाएंगी? एक स्ट्रेट लाइन। क्या बन जाएंगी? स्ट्रेट लाइन। तो 2x प्लस 3 एक स्ट्रेट लाइन है, जिसमें उस स्ट्रेट लाइन पे पाया जाने वाला हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन। एक दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ये इक्वेशन 2 है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? और इस स्ट्रेट लाइन का भी क्या खास बात होगी कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं और इसको समझते हैं ध्यान से। अब बेटा मेरी लाइनें देखो कितने प्रकार की हो सकती है। लाइनें बेटा 3 प्रकार की होती है। पहली लाइन मान लो एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन हुआ, इसको हमने बोला इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोला? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसमें खास बात क्या होती है कि स्लोप
आपस में इक्वल नहीं होते हैं, स्लोप आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ये मान लो y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है, तो स्लोप्स आर नॉट इक्वल, स्लोप्स आर डिफरेंट। अगर स्लोप डिफरेंट है तो कैसी लाइनें हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मान लो इस लाइन पे, इस वाली लाइन पे पाया जाने वाला हर एक पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, इस वाली लाइन पे पाया जाने वाला हर एक पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो जब दोनों लाइनें मीट करेंगी किसी भी पॉइंट O पे, तो हम बोलेंगे O इज द पॉइंट विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन। O एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब हम क्या बोलेंगे? O इज द यूनिक सोल्यूशन। O इज यूनिक सोल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस। दो इक्वेशंस का जो यूनिक सोल्यूशन है वो क्या होगा? O। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से समझाता हूं। मैंने अभी तक आपको समझाया बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन होती है, m उसमें स्लोप का काम करता है, ढाल बताता है, c आपका बताता है कि लाइन कितना ऊपर उठ गई है, ये दो चीज़ें बताता है। तो मैंने बोला अगर दो लाइनों का स्लोप सेम है, दो लाइनों का स्लोप सेम है, तो वो या तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी या फिर पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल कब होगी? जब दोनों का वर्टिकल ट्रांसलेशन अलग अलग है। C1 अगर C2 के बराबर नहीं है तो दोनों लाइनें आपस में कभी नहीं मिलेंगी। फिर मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर लाइन, जो भी स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर पाया जाने वाला हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी वो उसका सोल्यूशन है। तो जब दो लाइनों का सोल्यूशन जब हम निकालेंगे तो सोल्यूशन तभी निकलेगा जब वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इंटरसेक्ट करने के पहला नियम क्या है कि स्लोप डिफरेंट होना चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो जब m1 और m2 आपस में बराबर नहीं होगा तो हम बोलेंगे उस केस में क्या मिलेगा? हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर मान लो अगर आपका स्लोप बराबर है, इन दोनों लाइनों का स्लोप बराबर है, यानी वो कैसी लाइंस हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। तो पैरेलल लाइंस तो हो गई, यानी हम इसमें बोलेंगे m1 आपका m2 के बराबर तो है, लेकिन वर्टिकल ट्रांसलेशन अलग अलग है। तो ऐसे केस में क्या मिलेगा आपको? नो सोल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइनें कभी मीट नहीं करेंगी, और जब मीट ही नहीं करेंगी तो सोल्यूशन आएगा ही नहीं, और जब सोल्यूशन ही नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि भैया नो सोल्यूशन। फिर एक तीसरे प्रकार की लाइन होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसाइडिंग लाइंस। दोनों लाइनों को देख के आपको पता चल रहा होगा कि दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हैं। इसमें बेटा स्लोप तो सेम होता ही है, वर्टिकल ट्रांसलेशन भी सेम होता है। समझ में आ रही बात? तो इसमें कितने सोल्यूशन मिलते हैं? असल में तो ये एक ही लाइन है, तो एक लाइन के कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। उस लाइन पे पाया जाने वाला हर एक पॉइंट तो एक सोल्यूशन ही है। तो अगर दो लाइनों के कॉमन सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्योंकि वो एक ही लाइन है तो हम बोलेंगे भैया हर एक पॉइंट सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हो गए। कब हो गए? कोइंसाइडिंग लाइंस में। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं बेटा हम इससे। y इज इक्वल टू, आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, और आपके सामने ही एक इक्वेशन लिख रहा हूं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं a1x को उधर लेके जाऊंगा, तो मेरी इक्वेशन बनेगी माइनस a1x प्लस c1, यही बनेगी। ये a1x इधर आ गया,
अब मैं b1 को डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो बनेगा माइनस a1 बाई b1 x प्लस c1 बाई b1, यही बनेगा कि नहीं? हाँ, बोलो, कहीं नहीं समझ में आ रहा तो बता दो कि सर ये समझ में नहीं आया। ये आ रहा है, आप बताओ। दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो उसी हिसाब से माइनस a2 बाई b2 x प्लस c2 बाई b2 बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं m1 की बात करूं, पहली इक्वेशन से कंपेयर करो बेटा, तो m1 क्या बनेगा आपका? माइनस a1 अपॉन b1। अगर मैं m2 की बात करूं तो आप बोलोगे सर बनेगा माइनस a2 अपॉन b2। x का जो कोफिशिएंट था वही तो m1 m2 था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस a1 अपॉन b1, और x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में क्या है? माइनस a2 अपॉन b2। हमने शर्त क्या रखी थी लाइनों को मीट करने की? m1 अपॉन m1 m2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही तो शर्त थी। तो स्लोप अगर डिफरेंट होने चाहिए, यानी माइनस a1 अपॉन b1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। समझ में आ रहा है? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, a2 को मैं a1 के नीचे लेके आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और b1 को ऊपर लेके चला गया, इसको ऊपर लेके चला गया, इसको नीचे लेके आ गया। तो a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जो ये बताती है कि यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हम बोलेंगे इक्वेशन विल हैव ए यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे निकाल लेंगे वो बाद में आएंगे, पर ये बात समझ में आई आपको? हाँ। पक्का? ओके। दूसरा बेटा कारण देखो, अगर a1 अपॉन a2, अच्छा उसी पेज पे मैं फिर से आता हूं। मैं इक्वेशन को फिर से लिखता हूं आपके सामने, ठीक है? तो हमारी इक्वेशन थी बेटा, एक सेकंड, a1x, एक सेकंड, हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और दूसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। इसी को मैंने कंपेयर कराया आपसे, y इज इक्वल टू माइनस a1 बाई b1 x प्लस c1 बाई b1, यही था। और दूसरी इक्वेशन को जब मैंने कंपेयर कराया तो बेटा ये बना माइनस a2 बाई b2 x प्लस c2 बाई b2। अब मैं आपसे पूछूंगा कि c1 क्या है? पहले वाले केस में आप बोलोगे सर c1 बाई b1। मैं पूछूंगा c2 क्या है? आप बोलोगे सर c2 बाई b2। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर m1 आपका m2 के बराबर है तो यहाँ से दो बातें निकलती है, या तो c1 आपका c2 के बराबर है या फिर c1 आपका c2 के बराबर नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सोल्यूशन। और अगर वो बराबर है तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है? देखते हैं बेटा ध्यान से। तो दूसरा केस चल रहा है हमारा, क्या केस है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसा आ गया, मान लो ऐसा आ गया, स्लोप बराबर आ गए। तो यहाँ से दो कंडीशन निकलेगी, या तो c1 क्या है बेटा हमारा? c1 बाई b1 है, और c2 क्या है हमारा? c2 बाई b2 है। तो मैं अगर b1 को ऊपर ले जाऊं और c2 को नीचे ले आऊं तो मैं बोल सकता हूं कि b1 अपॉन b2 जो है वो c1 अपॉन c2 के बराबर है। अगर ये भी बराबर हो जाए, अगर हम वर्टिकल ट्रांसलेशन को बराबर कर दें तो b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आई आपको? तो b1 अपॉन b2 या तो c1 अपॉन c2 के बराबर होगा, और या फिर ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा।
अगर नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन, और अगर होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे अब मैं इस पूरी चीज़ को कंक्लूड करता हूँ। हमारे सामने दो इक्वेशन है बेटा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। या कोई भी इक्वेशन होगी, हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे यूनिक सोल्यूशन। क्या निकालेंगे? यूनिक सोल्यूशन। दूसरे केस में मैंने बोला कि बेटा स्लोप तो सेम निकल आया, स्लोप तो सेम निकल आया, और लेकिन वर्टिकल ट्रांसलेशन सेम निकल के नहीं आया, हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। फिर हमने बोला कि बेटा स्लोप तो सेम आ गया, वर्टिकल ट्रांसलेशन भी सेम हो गया, देखने में लाइन दो हैं पर असल में एक ही लाइन है, तो हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपकी बुक में यही दिया हुआ है। यूनिक सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। नो सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बेटा पैरेलल लाइंस, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को बोलेंगे कोइंसाइडिंग लाइंस। 17 पेज लिख दिए गए हैं। बोलो पूरा समझ में आया? हाँ। हम एक काम करते हैं, वापस से पहले पेज पे चलते हैं और देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा, और उसके बाद फिर हम लोग पूरा रिवाइज करके ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है? ठीक है। ओके। सबसे पहले बेटा हमने आज की क्लास में पढ़ा पॉलिनॉमियल्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पॉलिनॉमियल्स। मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा एक्स वाई और जेड के नाम से होता था, जिसको हम वेरिएबल बोलते थे। उसमें जब हम एक ऑपरेशन करते थे तो एक्सप्रेशन बनता था। एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होती थी जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। फिर y इज इक्वल टू 2x एक इक्वेशन बन जाती थी जिसमें LHS RHS और इक्वलिटी का साइन था। फिर मैंने आपको बताया कि 2x माइनस 3 एक एक्सप्रेशन है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x को, जो 2 है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और जो -3 है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम बात करेंगे तो दो टर्म्स हो गए, एक 2x और एक -3। जब भी मैंने बताया फिर आपको लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे x प्लस 2x प्लस 3x। जब हम ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 4 टर्म्स थे पर 4 नहीं थे, 2 ही टर्म्स थे, क्योंकि जब भी हम टर्म्स की बात करते हैं तो अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है? फिर हमने पढ़ा बेटा इसके जो भी हमारे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिनॉमियल्स। क्या क्या टर्मिनोलॉजी थी? हमने पढ़ा एक्सप्रेशन, हमने पढ़ा वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के पहले वाला नंबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब अनलाइक टर्म्स की बात करेंगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने बता दिए थे, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द वेरिएबल। फिर एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी ए होल नंबर। अगर वो होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही यही है। फिर मैंने बताया पॉलिनोमियल्स एक एक्सप्रेशन है, जैसे ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स, और 2 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन करें तो डिग्री के आधार पे और टर्म्स के आधार पे। डिग्री 1 है तो लीनियर बोलेंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर बेटा अगर मोनोमियल है एक ही टर्म है, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, 3 से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल। 1/x मैंने बताया था ये कभी भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, क्योंकि x की पावर -1 है, नेगेटिव नंबर है, और यहाँ पे x की पावर 1/2 है, ये भी नहीं बनेगा। फिर मैंने आपसे कुछ यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखवाए और उनके बारे में पूछा, आपने बहुत सही से जवाब दे दिया। आपने बताया x+2 लीनियर भी है, बाइनोमियल भी है, और हमने इस तरीके से समझ लिया इसको। फिर मैंने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताया आपको। सबसे पहले 1 वेरिएबल की इक्वेशन बताया ax + b, फिर 2 वेरिएबल्स की बताया ax + by + c, फिर क्वाड्रेटिक का बताया ax² + bx + c। ये हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, और क्यूबिक इक्वेशन भी हम पढ़ेंगे 4th में, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। बाई क्वाड्रेटिक भी थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे हम उसको।
फिर मैंने बताया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज मतलब वो वैल्यू एक्स की जिसपे वो वैल्यू जीरो बन जाए। तो ए एक्स प्लस बी का क्या था, माइनस बी अपॉन ए, सिंपल सा फॉर्मूला था। फिर मैंने बताया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। और स्ट्रेट लाइन को फिर देखने का नज़रिया मैंने चेंज किया। उसके पहले मैंने आपको एक दो ट्राइंगल बताए, दो तीन ट्राइंगल बताए, और उसमें आपको मैंने स्लोप के बारे में बताया कि स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप दो बातों पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर पे और बेस पे। तो परपेंडिकुलर पर बेस के रेशियो से हम बता सकते हैं कि किसका स्लोप कितना ज़्यादा, जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा स्लोप होगा। और एंगल कैसे निकालते हैं हम, tan ए से, tan ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की लेंथ। जितना बड़ा परपेंडिकुलर, जितना छोटा बेस, उतना ज़्यादा, जितना मतलब रेशियो ज़्यादा उतना ही बड़ा उसका स्लोप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। फिर मैंने ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाया था, पूछा था, आपने बहुत बढ़िया से जवाब दिया था। फिर मैंने बताया जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपकी बुक में जो दिया है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बताया कि एम एक स्लोप होता है, सी एक वर्टिकल ट्रांसलेशन होता है, पूरी की पूरी स्लोप वाली लाइन उतने यूनिट ऊपर उठ जाती है, उसको हम y इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। फिर मैंने आपको कुछ इंटरसेक्टिंग, फिर मैंने आपको लाइंस के बारे में समझाया, मैंने ग्राफ दिखाया था, आपको याद होगा, ये ग्राफ मैंने अलग अलग बताया था, है ना, जिसमें स्लोप मैंने डिफरेंट कर दिए थे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 3x कर दूँ तो स्लोप डिफरेंट हो गया, तो देखो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। 3x और ये x दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब भी स्लोप अलग होगा लाइन इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। और अगर स्लोप सेम हो जाएगा, मान लो मैंने यहाँ पे एक और x लिख दिया, तो ये लाइन कभी नहीं मिलेगी आपस में, क्योंकि x वाली लाइन का भी स्लोप वही है और इस वाली लाइन का भी स्लोप वही है। तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि किसी भी लाइन में अगर स्लोप सेम है, या तो स्लोप सेम नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, स्लोप सेम होगा तो पैरेलल लाइन होगी। स्लोप सेम होने के बाद भी दो चीज़ें हो सकती है कि वर्टिकल ट्रांसलेशन भी सेम होगा, तो फिर कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी, और वर्टिकल ट्रांसलेशन अलग होगा, यानी लाइन उठ गई है, एक लाइन तो 0 से जा रही है, एक लाइन 2 से जा रही है, तो उठ गई है वो, तो हम बोलेंगे कि वो कभी मीट नहीं करेगी। तो उस केस में नो सोल्यूशन, कोइंसाइडिंग में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस में यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब एक ही लकन। सोल्यूशन क्या होते हैं, किसी भी लाइन पे पाए जाने वाला हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम दो पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच देते हैं, तो हमारी पूरी लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट नहीं चाहिए, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट लो, उसको ज्वाइन कर दो, उस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट, उस लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ। फिर हमने पढ़ा y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, ये दोनों स्ट्रेट लाइन होती है। फिर हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन आपस में एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकती है, एक ही जगह कर सकती है, जब वो करेगी तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और उसका खास बात क्या होती है, इसकी स्लोप बराबर नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने बताया कि दो लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, स्लोप बराबर हैं लेकिन वर्टिकल ट्रांसलेशन अलग अलग है, और वो कोइंसाइडिंग लाइंस भी हो सकती है कि स्लोप भी बराबर है, वर्टिकल ट्रांसलेशन भी बराबर है, यानी सेम ही लाइन है, इक्वेशन देखने में दो अलग अलग है। फिर हमने कंपेयर किया यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन को इस इक्वेशन से कंपेयर किया, इसको कन्वर्ट किया इस वाले फॉर्म में, और यहाँ से मैंने जब स्लोप को निकाला तो a1 अपॉन बी वन और a2 अपॉन बी टू आया, और मैंने जब इस इक्वेशन को इसमें पुट किया तो हमारा आया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नहीं होना चाहिए। इसको देखते ही आप बता सकते हो कि आपका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। अगर ये बराबर हुआ भी, कभी कभी मान लो बराबर हुआ भी, तो C1 C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। C1 मतलब C1 अपॉन C2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नो सोल्यूशन। अगर वो हो गया तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और अगर वो नहीं हुआ तो नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइन हो जाएगी। समझ में आया? फिर यहाँ से मैंने कंक्लूड कर दिया पूरा का पूरा आज का चैप्टर। ये दो इक्वेशनें हैं, इन दोनों इक्वेशनों को इस तरीके से हम देखेंगे। अगर स्लोप बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम बाद में देखेंगे। स्लोप बराबर है लेकिन वर्टिकल ट्रांसलेशन अलग अलग है तो नो सोल्यूशन, वर्टिकल ट्रांसलेशन भी एक है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, कोइंसाइडिंग लाइंस। कोई डाउट आपको? नहीं। मैं चाहता हूँ बेटा, और यूट्यूबर्स के आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बोलता हूँ कि इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें, एक बार में समझ नहीं आने वाली।
तो रूहानी बेटा आपने कल भी इस वीडियो को देखनी है, 100% देखनी है, और हर एक चीज़ फिर से समझनी है कि हाँ कुछ मिस तो नहीं हो गया, ये बात मुझे समझ में आई क्या, और बुक भी पढ़ लेना, इसको भी देखने की कोशिश करना, ठीक है।